समझने की कोशिश करेंगे वर्चस्व को, क्या होता है वर्चस्व। ठीक है, पिछले यानी कि पार्ट में हमने देख लिया था कि अमेरिका ने किस प्रकार से पूरे विश्व पे अपना दबदबा बनाया। अब वो उस वर्चस्व को वो कैसे आगे ले जाता है, इस और क्या होता है वर्चस्व का अर्थ, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं राजनीति एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। जो राजनीति है उसमें हर जो देश चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति एकत्र करे, जिससे कि वो पूरे विश्व पे अपना दबदबा रख सके। आगे चल के देखते हैं तो ठीक है, ये जो शक्ति होती है वो सैन्य प्रभुत्व के रूप में हो सकती है, ये आर्थिक शक्ति के रूप में हो सकती है, या राजनीतिक रूप के रूप में हो सकती है, या सांस्कृतिक बढ़त के रूप में होते हैं। ये वर्चस्व के प्रकार हो सकते हैं इतने सारे। ठीक है, तो इन सब के रूप में वर्चस्व हो सकता है। तो ठीक है, हम इन अलग अलग रूप में इन वर्चस्व के अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहला आता है सोवियत संघ का विघटन होता है और जो है एकमात्र शक्ति महाशक्ति बनता है अमेरिका। तो उसके बाद वो कैसे चलता है, तो उद्धत महाशक्ति के दबाव में जो एक ध्रुवीय व्यवस्था की जो है आरंभ होता है, जो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था जिसमें कि अमेरिका का ही पूरी दुनिया पे वर्चस्व रहता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें ध्रुव शब्द का प्रयोग करना एक तरह से भ्रामक हो सकता है, लेकिन तो भी ठीक है, इसको हम वर्चस्व के रूप में ज़्यादा उपयोग करेंगे। हम इसे एक ध्रुवीय न करके हम इसके अमेरिकी वर्चस्व कह के हम इसे संबोधन करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस में ध्रुवीय शब्द अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये भूगोल का शब्द है। ठीक है, वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में कैसे वर्चस्व रहा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका ने किस प्रकार सैन्य शक्ति के रूप में पूरी दुनिया पर दबदबा बनाया। ठीक है, जो है एथेंस की प्रबलता। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वर्चस्व शब्द आया कहाँ से, तो ये शब्द वर्चस्व शब्द जिसे इंग्लिश में हेगेमनी कहते हैं, ये प्राचीन यूनानी शब्द है। और ये जो पूरी जो यूनान की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में जो एथेंस का जो प्रभुत्व था उसकी को डिनोट करने के लिए, उसको बताने के लिए जो है हेगेमनी शब्द का सर्वप्रथम यूज़ किया गया था। उसके बाद चलते हैं हेगेमनी से ध्वनित सैन्य प्राबल्य का यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताता है। जो कि एथेंस था, उसके पास ऐसी शक्ति थी, सैन्य शक्ति बहुत उसकी खतरनाक थी। तो जो वहाँ पे जो उसकी सैन्य शक्ति का जो वर्चस्व था, वहाँ पे जो दबदबा था, उसको डिनोट करने के लिए जो है हेगेमनी शब्द का यूज़ किया गया था। तो इसे एक सैन्य शक्ति की जो कह सकते हैं कि अर्थ सामने निकल के आता है। सैन्य के रूप में प्रभुत्व का एक जो है इसका सिंपल सा अर्थ होता है। आगे चल के देखते हैं क्या होता है फिर पूरी दुनिया में इस वर्चस्व के कारण। तो अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है, क्योंकि अमेरिका के पास इतनी ज़्यादा सैन्य शक्ति है। उसके जो सैन्य शक्ति का जो इतना अच्छा उसका प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, इसने अपनी जो है उसने इतना अच्छा अपने आप को विकसित कर लिया है सैन्य शक्ति के रूप में, कि कोई दूसरी जो सेना है विश्व में, किसी दूसरे देश की सेना उसके सामने नहीं टिक सकती। तो ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बूते को पूरी दुनिया को कहीं पर भी निशाना साध सकती है। जैसा कि हमने अमेरिका जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम गिराए गए थे, उसमें भी देखा कि वो कहीं पे भी निशाना साध सकते हैं उसके लड़ाकू विमान जाके। ठीक है, अपनी सेना को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर वह अपने दुश्मन को उसके घर में ही पंगु बना सकता है। यानी कि यहाँ अपने देश में बैठे बैठे वो कहीं पे भी पूरी दुनिया में हमला कर सकता है। तो इससे उसकी सैन्य क्षमता की जो बारे में आप सोच सकते हैं कि वो कितना आगे निकल गया सैन्य क्षमता के मामले में। आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके पासंग बराबर भी नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हैं कि अमेरिका के से नीचे कुल 12 ताकतवर देश का एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता में जितना खर्च करते हैं उससे कई ज़्यादा पैसा अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के लिए खर्च करता है। तो यहाँ पे आप जो कह सकते हैं कि अमेरिका बहुत ज़्यादा अपनी सेना पे खर्च करता है। ठीक है, बजट का एक बड़ा जो हिस्सा होता है वो अपनी रक्षा अनुसंधान के लिए भी खर्च करता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें निकल के आती है। यहाँ पे देखिए पूरा इस डायग्राम में रूप में देख सकते हैं कि अमेरिका जो खर्च करता है वो कितना बड़ा है, यानी कि कह सकते हैं इतना बड़ा अमाउंट होता है। अमेरिका जो पूरा का पूरा गोला है वो अमेरिका को डिनोट करता है, और उसके बाद में ये छोटे छोटे देश, यानी कि इसको देख सकते हैं कि ये जो अन्य शीर्ष के 15 देश जितना खर्च करते हैं, ये अकेला अमेरिका जो खर्च करता है उसमें आप इसको पूरी चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, कितना ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 के आंकड़े हैं और 2019 में थोड़े बहुत चेंज हुए हैं, तो इसके ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं होगा इन पे। ठीक है, चलो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि
उसने सैन्य बल को इतना पावरफुल बनाया क्योंकि वो जितने अपलोड करने और दंड और कानून की व्यवस्था को बहाल रखने के लिए उसने इस प्रकार से पूरी अपनी सैन्य व्यवस्था को बनाया। तो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने अपनी सैन्य सत्ता को इतना शक्तिशाली बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेरिका सैन्य शक्ति कमजोर सी यही बात जाहिर हुई, वह अपने अधिकृत भूभाग में कानून व्यवस्था नहीं बहाल कर पाया। उसने जहाँ पर भी जो अपनी सैन्य शक्ति स्थापित या अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित किया, वहाँ कानून व्यवस्था बहाल नहीं कर पाया क्योंकि क्या इसके बाद इतनी सैन्य सत्ता के बावजूद भी वो जो है जो लोगों के दिल में जो एक जगह बनाने में कामयाब नहीं। लोगों के मन में न तो डर बैठा न उसके प्रति, क्योंकि लोग जो है उसको अमेरिका के सपोर्ट में जब तक नहीं आए तब तक वो किसी काम का है नहीं है, इतनी सैन्य क्षमता भी। ठीक है, तो अब जो अमेरिका को लगने लग गया कि सिर्फ सैन्य क्षमता से पूरे विश्व पे नियंत्रण नहीं रखा जा सकता, तो वो जो दूसरे तरीके हैं वर्चस्व के उनको सामने लाने की कोशिश करता है, जिसमें कि ढांचागत ताकत भी एक अहम रोल निभाती है। ठीक है, तो इसका रिश्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था में खास समझते हैं, यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो अमेरिका की खास पकड़ है उससे इस चीज़ को समझ सकते हैं। अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी से चलाने वाला एक ऐसा देश जरूर होता है जिसका मतलब अपने मतलब की चीज़ों को बनाए और बरकरार रखे। ठीक है, अपने मतलब के हिसाब से चीज़ों को बनाए, व्यवस्था बनाए। पूंजीवादी व्यवस्था जो अमेरिका की व्यवस्था है उसने उसे पूरी दुनिया में लागू करने के लिए जो है पूरी अर्थव्यवस्था को एक पूंजीवादी रूप में डाल दिया था, अपने तरीकों को उसमें लाने के लिए। ठीक है, ऐसे देश के लिए ज़रूरी है कि उसके पास व्यवस्था कायम करने के लिए कायदों को लागू करने की क्षमता और इच्छा हो। जो पूंजीवाद के लिए जो नियम बना उसे पूरे विश्व में लागू किया, तो उसके पीछे अमेरिका जो पूरी तरह उसके पास वो पावर थी, शक्ति थी कि वो उन्हें पूरी दुनिया में लागू कर सके, तो उसने उसको किया। वो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था पे एक जो है एक अधिकार कर लिया था एक दौर में। ठीक है, दूसरे प्रतियोगी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में खुलेपन का फायदा उठाते हैं, जबकि इस खुलेपन का कायम रखने के लिए उन्हें कहीं भी खर्च नहीं करना पड़ता। और दूसरे जो उसके साथ पिछ लघु देश हैं, उसके साथ रहने वाले देश, उसका वैसे ही उनको पूंजीवाद की जो व्यवस्था बने उसका फायदा उनको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं कि इसकी झलक में विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने की अमेरिकी भूमिका मिलती है। ठीक है, तो इसको समझने की सार्वजनिक वस्तुओं को समझने की कोशिश करते हैं कि सार्वजनिक वस्तु ऐसी होती क्या है कि ऐसी चीज़ें जिसका उपयोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरा को उस उपलब्ध उसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी नहीं आए, तो सार्वजनिक वस्तु उसको कहते हैं कि अगर मैं उपयोग करूँ तो आपको उसकी कमी महसूस न हो। ठीक है, स्वच्छ वायु, सड़क, सार्वजनिक वस्तु इसके उदाहरण है। ठीक है, तो इन सब के माध्यम से अमेरिका ने सबको ये उपलब्ध कराने की बात कही थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सामने सबसे बड़ा उदाहरण समुद्री व्यापार मार्ग एसएल यानी कि सी लेन और कम्युनिकेशन एसलॉक है, जिसका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं। तो इस चीज़ का जो ये नियम पूरा का पूरा एक ढांचा बनाया गया, एक सी वेव का जो पूरा ढांचा बनाया गया, जिसका आज वो अमेरिका द्वारा जो बनाया गया था, लेकिन आज उसका उपयोग सारे देश करते हैं। ठीक है, तो इसको आज इससे समझ सकते हैं। दबदबे वाला ठीक है, तो खुली वैश्विक व्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं है। दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत समुद्री व्यापार मार्गों आवाजाही का नियम तय करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अबाध आवाजाही को सुनिश्चित करता है। जो पूरे देश विश्व में अगर एक जैसी बिना किसी रोक टोक के अगर समुद्री व्यवस्था चलती है तो उसके पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका की बाबर है, उसी के हिसाब से वो इतना तो पूरी दुनिया में एक जो है डर कायम कर रखा है, जिसके कारण कि कोई देश जो है इनको रोकता नहीं। लेकिन अब जो स्थितियाँ बदलने लगी, अब तो है कि चीन ने भी दक्षिण जो हिंद महासागर है, दक्षिण चीन महासागर में अपनी गतिविधियाँ बढ़ा दी हैं, तो उससे वो वहाँ पे जो है अपने अधिकार बढ़ाना चाहता है। तो आज के इस परिप्रेक्ष्य में चीज़ें कुछ चेंज हो गई है। चीन भी एक जो पहले अमेरिका का एकाधिकार था, अब वो चीन भी वहाँ उठ के आ गया है, तो थोड़ी चीज़ें बदलने लगी है। लेकिन ये एनसीईआरटी के तौर पे हम इसे जान सकते हैं कि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। अब यह भूमिका अमेरिकी नौसेना निभाती है। इसकी उपस्थिति दुनिया के सबसे लगभग सभी महासागरों में है। ठीक है, तो ये जो पूरे विश्व में एक व्यवस्था बनाने की जो भूमिका है वो अमेरिकी नौसेना निभाती है। ठीक है,
वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं का एक और उदाहरण इंटरनेट है, जिसको आप देख ही सकते हैं कि हर देश इसका यूज़ करता है, ठीक है। और इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना की परिणाम है। जो इंटरनेट सबसे पहले निकल के आया था वो अमेरिकी सैन्य अनुसंधान से ही निकल के आया था, ठीक है। तो आज उसका उपयोग सब करते हैं और आज भी इंटरनेट उपयोग में से वैश्विक तंत्र पर निर्भर है। और इनमें से अधिकांश उपग्रह अमेरिका के, जो अधिकांश उपग्रह जो इंटरनेट के लिए छोड़े गए हैं आकाश में, वो अधिकांश जो है वो अमेरिका के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 21% की हिस्सेदारी। यदि विश्व के व्यापार में अमेरिका यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को भी शामिल कर लें तो विश्व की कुल व्यापार में अमेरिका की लगभग 14% की हिस्सेदारी है। तो इतना कितना जो है व्यापार में वो दबदबा रखता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना दबदबा अमेरिका का विश्व व्यापार पे है, ठीक है। यहाँ पे जीडीपी और यहाँ पे वर्तमान कीमतों की बात करें तो अमेरिका कहीं ज़्यादा और उसकी चीन उसकी टक्कर में है रहता है, ठीक है। तो अब चीन भी जो अमेरिका को टक्कर देने लग गया है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। ढांचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था में खास शक्ल में डालने की ताकत से जुड़ी हुई दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड प्रणाली कायम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ब्रेटन वुड की प्रणाली है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही शुरू हो गई थी, जिसमें कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं बनी और फिर ये अमेरिकी वर्चस्व को और आगे ले जाती है अर्थव्यवस्था के रूप में, जो कि ये अमेरिका की से ही बनी हुई संस्थाएं हैं। तो ये अमेरिका को का वर्चस्व को पूरी दुनिया में लागू करती है। MBA जैसी डिग्री जो है, जिसमें हमने शुरू में जो कहानियाँ देखी थी उसमें भी जो है MBA जैसी डिग्री भी जो है अमेरिकी अर्थव्यवस्था से ही, अमेरिकी जो वर्चस्व से ही निकला हुआ एक चीज़ कह सकते हैं कि कोर्स है, जिसमें कि एक प्रोफेशनल कोर्स है। यानी कि अगर आपके पास डिग्री है तो आप कोई काम करने के लिए सक्षम है, अगर आपके पास डिग्री नहीं तो इस आप कोई काम सही कर नहीं सकते। तो ये एक जो सोच निकल के आई वो जो है अमेरिका द्वारा ही निकल के आई है, अमेरिकी हेजेमनी से ही निकल के आई है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक धारणा लोगों के मन में बैठ गई है, ठीक है। उसके बाद आगे चल के देखते हैं वर्चस्व सांस्कृतिक अवमन, जो सांस्कृतिक अवमन कैसे अमेरिका का पूरे विश्व पे जो है प्रभाव पड़ा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं सांस्कृतिक अर्थों में। तो यहाँ पे वर्चस्व का तीसरे अर्थ में रिश्ता सहमति करने की ताकत से, यानी कि लोगों को अपने जो विश्वास में लेने का, लोग अधिक से अधिक देशों को अपने विश्वास में लेना, ये है सांस्कृतिक जो है रूप से वर्चस्व। यहाँ वर्चस्व का आशय है कि सामाजिक राजनीतिक और खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा, यानी किसी वर्ग को इन सब चीज़ों में, यानी कि उसका समाज, उसकी राजनीति, उसकी विचारधारा पर जो आधिपत्य करना। क्योंकि सैन्य ताकत से तो अमेरिका को पहले ही पता पड़ गया कि हम लोगों की जो उस तह तक नहीं पहुंच सकते जहां हम पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं तो वो अपने प्रतिद्वंदी को अपने से कमजोर देशों के व्यवहार बर्ताव को अपनी मन माफिक बनाने के लिए विचारधारा से जुड़े साधनों का भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो वो अपने प्रतिद्वंदी जो होते हैं और कमजोर देश के होता है तो उनका व्यवहार को अपने जो देश के व्यवहार जैसा करने की कोशिश करता है, जहाँ की उसके लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े, वो अमेरिकी वर्चस्व को अपनाने के लिए तैयार हो जाए। तो वो लोगों की जो सोच और उनके सामाजिक और राजनीतिक विचारों पर जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है, सांस्कृतिक विचारों पर, ठीक है। प्रभुत्वशाली देश जोर जबरदस्ती और रजामंदी दोनों तरीकों से काम लेता है और अक्सर रजामंदी का तरीका जोर जबरदस्ती से ज़्यादा कारगर होता है। वो ये कमजोर देशों के साथ रजामंदी करता है और अपने जो अंदर शामिल कर लेता है। वो थोड़ी धमकी वमकी दे के जो है और उसके अधिकार जो संसाधन होते हैं उन पे वो अधिकार कर लेता है और उनकी लोगों पर भी वो अधिकार करने की कोशिश करता है। इसके माध्यम से रजामंदी जो है उसमें अमेरिका का भी नुकसान नहीं होता और अमेरिका को इसको पूरा फायदा मिल जाता है। आज अच्छे जीवन और व्यक्तिगत सफलता का जो धारणा है पूरे विश्व में प्रचलित है। दुनिया के अधिकांश जो देश हैं, यदि लोगों और समाजों में जो सपने हैं वो 20वीं सदी के अमेरिका के प्रचलित व्यवहार बर्ताव का ही प्रतिबिंब में, जो 20वीं सदी में जो अमेरिकी व्यवहार और बर्ताव जो पूरी दुनिया ने जो था वो आज पूरी दुनिया के लिए एक जो है एक मिसाल बन गया है कि वैसा व्यवहार ही उन्नति का प्रकृति के, वैसे व्यवहार से ही हम पूरी आगे बढ़ सकते हैं। तो वो जो व्यवहार जो है अमेरिका का वो आज पूरी दुनिया उसको अपनाने लग गई, वो चीज़ों को। फैशन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ठीक है। आज नीली जींस की अगर बात करते हैं जिससे कि आज़ादी का प्रतीक समझा जाता है तो वो कहीं ना कहीं अमेरिकी वर्चस्व से ही निकल के आई है, ठीक है। अब आगे चल के देखते हैं तो यहाँ पे कुछ कार्टून्स, बैटमैन, पेप्सी और कंपनियाँ जो अमेरिकी वर्चस्व को दिखाती है पूरी दुनिया पे।
लेकिन सोवियत संघ एक पूरी पीढ़ी के लिए नीली जींस अच्छे जीवन की आकांक्षाओं का प्रतीक बनी। ठीक है, ये सोवियत संघ जो था उसके लिए जो है, क्योंकि वो बहुत करीब हो गया था सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। तो यहाँ पे जो अमेरिका द्वारा जो ये नीली जींस का जो व्यापार हुआ था, चलन हुआ था, तो वो जो सोवियत संघ के जो कई लोग थे वो अपनी तो पूरी तनख्वाह खर्च कर देते थे इस नीली जींस को खरीदने के लिए। तो कह सकते हैं कि ये सोवियत संघ का यानी कि अब उसके अच्छे जीवन की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई थी, यानी कि नीली जींस पहनने से अच्छे दिन आ जाएंगे, ऐसा कुछ लगने लग गया था लोगों को। सोवियत संघ की केंद्रीकृत और नियोजित अर्थव्यवस्था, उसके लिए अंदरूनी आर्थिक संगठन एक वैकल्पिक मॉडल तो थी, लेकिन पूरे विश्व युद्ध के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तर्ज पर चली और पूरी जो व्यवस्था थी, ठीक है, एक वैकल्पिक व्यवस्था जो समाजवादी व्यवस्था थी, लेकिन पूरी दुनिया जो है वो जो है पूंजीवादी व्यवस्था के बाद पर ही चली थी। शीत युद्ध के बाद से ही पूरा दौर जो है पूंजीवादी व्यवस्था से ही चला था। अब यहाँ पे अमेरिकी शक्ति पे किस चीज़ों ने अवरोध किया था, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि वे कौन सी चीज़ें थी जिसने अमेरिकी शक्ति पर अवरोध किया था। ठीक है, 3 अवरोध मुख्यतः थे इसमें। ठीक है, पहला अवरोध था स्वयं अमेरिका की संस्थागत बनावट, क्योंकि अमेरिका में जो है शक्ति का विकेंद्रीकरण है। सरकार का 3 ताकतों में कार्यपालिका जो है वो सैन्य शक्ति पर निर्भर रखते हैं, यानी कि कार्यपालिका जो न्यायपालिका और व्यवस्थापिका जो होती है उसमें कार्यपालिका जो सैन्य शक्ति पूर्णतः नियंत्रण रखती है। तो अमेरिका कहीं भी अब पूरे देशों में किसी देश पर हमला करना है, क्या किसी देश को अपने अधीन करना है, तो उसके लिए सैन्य शक्ति के लिए कार्यपालिका की जो है स्वीकृति आवश्यक थी, तो उसे आसानी से मिलती नहीं थी। तो एक जो चीज़ ये थी। उसके बाद दूसरी चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पे दूसरी अड़चन भी अंदरूनी अमेरिकी समाज में जो प्रकृति का उन्मुक्त है, प्रकृति में उन्मुक्त यानी कि जो फ्रीडम की बात करता है, जो अपने को आज़ाद रहना चाहता है अपने आप में, जो अमेरिकी साम्राज्य अमेरिका के लोग हैं, और वो जो नहीं चाहते कि पूरी दुनिया के देशों को जो है कोई देश गुलाम बनाए, उपनिवेश स्थापित करें, और वो यानी कि अमेरिका दूसरी विश्व राजनीति में टांग अड़ाए। वो ये चाहते हैं कि घरेलू राजनीति में अमेरिका के विकास के लिए कुछ करें, जो अमेरिकी राजनीति अमेरिका के लिए कुछ करें। तो इसी चीज़ के लिए जो है वो जो है लोग जो है अमेरिकी जो पूरे विश्व में जो उसकी जो धाक है उसको कम करने की, यानी कि उसको पैर पीछे करने के लिए हमेशा ये लोग उसको कहते रहते हैं कि आप हमारे देश में ही हमारे देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, न कि विश्व राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करें। ठीक है, और तीसरा जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि नाटो जो है, तीसरा जो सबसे नाटो के जो देश हैं वो जो है अमेरिका को उस तरह से आगे, यानी कि अमेरिकी वर्चस्व को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, क्योंकि नाटो के जो एक संगठन है उसको कायम रखने के लिए आवश्यक है कि अमेरिका का पर पूरी तरह नियंत्रण रहे। अमेरिका अपने आप को इस तरह से नहीं ले कि जो है पूरे संगठन को अमेरिका भी डरता है कि ये संगठन न टूट जाए। तो इस संगठन के माध्यम से जो है अमेरिका पे एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। तो इसको भी आप समझ सकते हैं। अब अमेरिका भारत संबंध को हम अगले लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद तब तक के लिए।